कहानी की शुरुआत हीरो युगा से होती है, जो अपने लॉयल पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड के कैसल के बाहर खड़ा होता है। मेंबर्स एक दूसरे को फाइनल बैटल के लिए हाइप करते हैं। कोई कहता है कि आज सब खत्म होगा, कोई कहता है कि हम जरूर जीतेंगे। एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे स्कूल या कॉलेज में एग्जाम से पहले फ्रेंड्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। थोड़ी देर बाद कैसल के गेट्स अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से कई सिनिस्टर आंखें बाहर झांकती हैं। जैसे ही पार्टी कैसल के अंदर जाती है, उनके सामने डीमन लॉर्ड का जनरल योकी आता है। वो बहुत एरोगेंट तरीके से उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वे बहुत वीक हैं। पार्टी का मेज उस पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योकी उसे बड़ी आसानी से डिस्पेल कर देता है। इसके बाद सोर्ड्समैन मेले अटैक करता है, लेकिन योकी उसके अटैक को डॉज करता है और एक किक में उसे पीछे फेंक देता है। फिर सपोर्ट मेज सेसिलिया युगा पर एनहांसमेंट स्पेल डालती है। युगा अपनी अल्टीमेट स्पेल एक्सकैलिबर को योकी की तरफ छोड़ता है। योकी अपनी एंडलेस डार्क स्पेल से जवाब देता है। दोनों की पावर्स आपस में टकराती हैं, लेकिन आखिर में योकी हीरो को ओवर पावर कर देता है और पूरी पार्टी को अकेले ही हरा देता है। जमीन पर पड़े हुए युगा को लगता है कि शायद यही उनकी जर्नी का एंड है। वो अनकॉन्शियस हो जाता है। युगा के बेहोश होते ही योकी सभी हीरोज को हील करना शुरू करता है। तभी उसकी नजर सपोर्ट मेज सिसिलिया पर जाती है और उसे वो बहुत प्रिटी लगती है। वो उसके लुक्स में डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। कुछ समय बाद वो सभी हीरोज को कैसल की प्रिजन में ले जाता है। वहां उसके सबॉर्डिनेट्स उससे पूछते हैं कि क्या हीरोज को मार देना चाहिए। योकी अचानक उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और उसके सभी सबॉर्डिनेट्स उसे सेसिलिया को घूरने के लिए टीज करने लगते हैं। आखिर में योकी साय करता है और उन्हें आदेश देता है कि हीरोज को किसी ह्यूमन विलेज के पास छोड़ दिया जाए। वो दिल ही दिल में अपनी एंजेलिक क्रश को पेनफुल गुड बाय कहता है। एक महीने बाद डीमन लॉर्ड योकी को सीधे अपने रूम में समन करता है। वहां उसका राइट हैंड मैन जाकियल उससे पूछता है कि हीरोज कितनी बार वापस चैलेंज देने आ चुके हैं। योकी बताता है कि वे अब तक 13 बार आ चुके हैं। ये सुनकर जाकियल उन्हें वीक स्टूडेंट्स की तरह समझता है, जो लेसन नहीं सीखते। डीमन लॉर्ड सोचता है कि योकी ने अब तक हीरोज को मारा क्यों नहीं। योकी जवाब देता है कि वे इतने मिजरेबल हैं कि उसके अटेंशन के भी लायक नहीं है। डीमन लॉर्ड सुझाव देता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स ये काम संभाल लें। ये सुनकर योकी सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि उसके सर्वेंट्स हीरोज की पावर के सामने टिक नहीं पाएंगे और वो नहीं चाहता कि प्रिटी सपोर्ट मेज को कोई नुकसान पहुंचे। वो खुद हीरोज को डिस्पोज करने की परमिशन मांगता है। डीमन लॉर्ड मुस्कुराता है और चुपचाप अग्री कर देता है। थ्रोन रूम से निकलते समय योकी हीरोज की लाइफ को लेकर वरिड होता है। वो जानता है कि वही अकेला है जो उन्हें रोक सकता है, वरना हीरोज इतने स्ट्रांग हैं कि डीमन लॉर्ड को भी मार सकते हैं। वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि डीमन लॉर्ड जल्द ही पूरी दुनिया पर रूल करेगा। अगले दिन हीरोज फिर से डीमन लॉर्ड के कैसल में लौट आते हैं। योकी सोर्ड्समैन और युगा को पीछे धकेल देता है। तभी असॉल्ट मेज मकाना काउंटर अटैक करती है। उसकी स्पेल्स की पहली वेव को योकी ब्लॉक कर लेता है, लेकिन मकाना चुपचाप दूसरी वेव लॉन्च करती है जो उसे सरप्राइज कर देती है। फिर भी योकी टाइम पर रिएक्ट करता है और उसे ब्लॉक कर लेता है। उसकी लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस देखकर मकाना पूरी तरह शॉक हो जाती है। इसी दौरान योकी देखता है कि सेसिलिया अपने फ्रेंड्स को हील कर रही है और वो ब्लश करने लगता है। वो हंसता है और हीरोज का मजाक उड़ाता है और उनके अटेम्प्ट्स को फ्यूटाइल बताता है। युगा हार नहीं मानता और फिर से एक्सकैलिबर स्पेल यूज करता है, लेकिन योकी आसानी से सर्वाइव कर जाता है और कहता है कि वे उसे कभी नहीं हरा सकते। युगा कहता है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, उन्हें ईविल डीमन लॉर्ड को हराने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। ये सुनकर अचानक सेसिलिया की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर वे उसे छोड़ दें तो आगे जा सकते हैं। युगा तुरंत मना कर देता है, लेकिन मकाना कहती है कि उन्हें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो समझाती है कि ये डीमन उन्हें कभी भी मार सकता है, इसलिए उसकी काइंडनेस एक्सेप्ट करके मिशन पूरा करना बेहतर है। युगा अब भी तैयार नहीं होता, लेकिन तभी सेसिलिया खुद बोलती है कि वो यहीं रहने को तैयार है। आखिरकार पार्टी आगे बढ़ जाती है और प्रॉमिस करती है कि डीमन लॉर्ड को हराने के बाद वे अपनी प्रीस्टेस को वापस लेने आएंगे। सबके जाने के बाद सेसिलिया योकी से पूछती है कि उसने उसे क्यों रोका। योकी फाइट करने वाला समझकर उसे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन योकी तुरंत सरेंडर कर देता है और निगोशिएट करने लगता है। सेसिलिया पूछती है कि जब वो उसे मारना ही चाहता है तो इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा है। योकी कहता है कि अगर वो सच में उसे मारना चाहता तो शुरू में ही कर देता। आखिर में सेसिलिया रिलैक्स होती है और पूछती है कि वो चाहता क्या है। योकी हिम्मत जुटाकर कन्फेस करता है कि उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था और वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। ये रिजेक्शन इतनी पेनफुल होती है कि योकी की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। सेसिलिया सोचती है, सेसिलिया को लगता है कि योकी सिर्फ उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उस पर फिर से अटैक करने जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि योकी खुद को डिफेंड तक नहीं कर रहा, तो वो बीच में ही रुक जाती है। योकी उससे कहता है कि वो हमला जारी रखे और उसे खत्म कर दे, क्योंकि अब वो जीना नहीं चाहता। सेसिलिया को भरोसा नहीं होता कि कोई इतना आसानी से हार मान सकता है,
तब योकी उसे बताता है कि वो पूरी जिंदगी डीमन लॉर्ड के कैसल में फंसा रहा है। उसे सिर्फ ह्यूमन विलेजेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर जाने की इजाजत मिलती थी, लेकिन वो कभी ऐसा करना नहीं चाहता था। ये सुनकर सिसिलिया चौंक जाती है और कहती है कि सभी डीमंस ईविल होते हैं। योकी समझाता है कि भले ही उसका शरीर डीमन का है, लेकिन असल में वो किसी दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेटेड इंसान है। ये सुनकर सिसिलिया पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। योकी उसे बताता है कि वो एक डीमन के शरीर में इंसान है। तब सिसिलिया समझ जाती है कि रीइंकार्नेटेड होने की वजह से उसके पास बहुत इनक्रेडिबल पावर्स हैं। वो सोचती है कि फिर उसने डीमन लॉर्ड को खुद क्यों नहीं हराया। योकी बताता है कि अगर वो डीमन लॉर्ड को हरा देता तो उसे डीमंस का अगला लीडर बनना पड़ता और तब उसे ह्यूमैनिटी के खिलाफ भयानक अट्रॉसिटीज करनी पड़ती। इस मजबूरी की वजह से वो हेल्पलेस महसूस करता था और सोच चुका था कि बाकी जिंदगी मिजरेबल तरीके से उसी सेल में सड़ते हुए गुजार देगा। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में सिसिलिया आई, जिसने उसे ये एहसास दिलाया कि जिंदगी जीने लायक है। अब जब उसकी आखिरी उम्मीद भी उसे रिजेक्ट कर चुकी है तो वो सबको छोड़ने के लिए तैयार है। तभी सिसिलिया उससे कहती है कि उसे जीते रहना चाहिए और अपनी पावर का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी की मदद के लिए करना चाहिए। वो कहती है कि उसकी जिंदगी का कोई दूसरा पर्पस भी हो सकता है और वो उसे बाहर की दुनिया में सेटल होने में मदद करने का ऑफर देती है। कुछ दिनों बाद क्लैरियनिस किंगडम में डीमन लॉर्ड पर जीत की खुशी में सेलिब्रेशन रखा जाता है। किंग डार्ट्स सभी हीरोज को बधाई देता है और घोषणा करता है कि उनके सम्मान में 3 दिन का सेलिब्रेशन होगा। किंगडम के बाहर एक सिक्लूडेड जगह से योकी ये सब देखता है। वो जानता है कि सिसिलिया वहीं रहती है, इसलिए खुद को नॉर्मल ह्यूमन दिखाने के लिए वो दर्द सहते हुए अपना डीमन हॉर्न तोड़ देता है और किंगडम में एंटर करता है। इधर मकाना युगा को जीत की बधाई देती है और युगा बहुत खुश होता है। फिर वो सिसिलिया की तरफ मुड़ता है, ये जानते हुए कि ये जीत उसी की वजह से संभव हुई थी। ये देखकर मकाना खुद को इग्नोर्ड महसूस करती है। थोड़ी देर बाद योकी सिटी की एडवेंचरस गिल्ड में खुद को रजिस्टर करने जाता है। वहां का लेजी रिसेप्शनिस्ट क्लेमन जम्भाई लेते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालता है। योकी फॉर्म साइन करता है तो क्लेमन उसे गिल्ड कार्ड देता है और बताता है कि वो सबसे नीचे एफ रैंक से शुरू करेगा, जो एस रैंक तक जाता है। वो समझाता है कि कमीशंस लेकर रैंक अप किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली एक एडवेंचरर को ई रैंक तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लग जाता है। वो उसे कार्ड संभाल कर रखने की वार्निंग देता है और गुड लक कहता है। कार्ड मिलने के बाद योकी लगातार मिशंस कंप्लीट करता है और इतना पैसा कमा लेता है कि एक इन रेंट कर सके। 1 हफ्ते बाद जब वो फिर गिल्ड जाता है तो सभी एडवेंचरर्स एक ऐसे राइजिंग एडवेंचरर की बात कर रहे होते हैं जो बहुत तेजी से रैंक अप कर रहा है। इसी दौरान योकी क्लेमन से और कमीशंस मांगता है, लेकिन लेजी रिसेप्शनिस्ट को आज पेपर वर्क नहीं करना होता और वो गुस्से में उसे पास बैठी प्रिटी लेडी से बात करने को कहता है। लेकिन योकी मना कर देता है और कहता है कि उसे क्लेमन के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद है। इस बात को छोड़कर क्लेमन उससे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान सिर्फ 1 हफ्ते में एफ से डी रैंक तक नहीं पहुंच सकता। योकी अनजान बनने की कोशिश करता है तो क्लेमन साय करता है और कहता है कि उसने कुछ इल्लीगल नहीं किया, इसलिए वो उसे पर्सिक्यूट नहीं कर सकता। तभी एक हुड पहनी लड़की अंदर आती है और क्लेमन से योकी की मिशंस कैंसिल करने को कहती है। योकी शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की सिसिलिया होती है। क्लेमन भी सोचता है कि हीरो प्रीस्टेस गिल्ड में क्या कर रही है। सिसिलिया उसे धीरे बोलने को कहती है, फिर योकी की तरफ मुड़कर उसे प्राइवेट चैट के लिए अपने घर चलने का इनविटेशन देती है। जब वे सिसिलिया की कैरेज में बैठते हैं तो योकी सोचता है कि किसी लड़की का उसे घर बुलाना कितना स्ट्रेंज है। घर पहुंचते ही एक गार्ड योकी को देखकर सस्पिशियस हो जाता है और भाला तानकर पूछता है कि वो सिसिलिया के साथ क्यों था। सिसिलिया आगे आकर बताती है कि वो उसका फ्रेंड है। तब दूसरा गार्ड अपने साथी को खींचकर दूर ले जाता है और सिसिलिया योकी को अंदर ले जाकर टी पिलाती है। वो उससे माफी मांगती है कि वो उसे जल्दी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन योकी को बुरा नहीं लगता। वो सोचता है कि इतनी बड़ी सिटी में उसने कैसे ढूंढ लिया। सिसिलिया बताती है कि इतनी कम टाइम में डी रैंक तक पहुंचने की वजह से वो पूरे टाउन में फेमस हो चुका है। इसी वजह से वो उसे एडवेंचरस गिल्ड छोड़ने को कहती है। ये सुनकर योकी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। सिसिलिया समझाती है कि डीमन लॉर्ड की हार के बाद बाकी नेशंस पावर पाने के लिए प्रॉक्सी वॉर शुरू कर चुकी हैं। वो बताती है कि युगा को रूलर्स की तरफ से विमेन, मनी और पावर के कई ऑफर्स मिल रहे हैं। युगा को हीरो से थोड़ी जेलसी महसूस होती है, लेकिन वो ये भी समझता है कि नेशंस उसे सिर्फ पॉन की तरह यूज करना चाहती हैं।
तभी सिसिलिया बताती है कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी उसे ऐसे ही खतरनाक ध्यान का सेंटर बना देगी। सिसिलिया उसे समझाती है कि अलग अलग नेशंस उसकी ताकत पर ध्यान देने लगेंगी क्योंकि वो हीरो से भी ज्यादा स्ट्रांग है। उसे डर है कि लोग योकी की पावर को गलत तरीके से यूज करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहेंगे। योकी उसकी चिंता समझता है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि उसे अपने बिल्स भी पे करने होते हैं और सिर्फ अच्छे इरादों से जिंदगी नहीं चलती। सिसिलिया कहती है कि वो खुद उसे हायर कर सकती है, लेकिन वो मानती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है जो उसकी मेहनत के लायक हो। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो फिर भी उसकी बात मान ले। तभी योकी उसे अपना सिर उठाने को कहता है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि अगर दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमन भी उसे ऑफर की जाए तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नजरों में सिर्फ सिसिलिया है। ये सुनकर सिसिलिया हंस पड़ती है और योकी अपनी ही बड़ी बड़ी बातों पर एम्बैरेस्ड महसूस करता है। तभी सिसिलिया की मां सीलिया कमरे में आती है। वो गार्ड के रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और अपनी मेड सोफिया को गार्ड को डिसिप्लिन करने भेज देती है। मेड के जाते ही सेलिया बताती है कि उसकी बेटी को कई एंगेजमेंट ऑफर्स मिल चुके हैं। ये सुनकर योकी शॉक हो जाता है, क्योंकि हीरो युगा ने भी सिसिलिया से कन्फेस किया था, लेकिन सिसिलिया उसे भरोसा दिलाती है कि उसने युगा को मना कर दिया था। योकी की हालत देखकर सेलिया समझ जाती है कि वो भी उसकी बेटी को पसंद करता है। वो उसके पास बैठती है और सीधे पूछती है कि क्या वो सिसिलिया से शादी करना चाहता है। योकी और ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि शायद ये टेस्ट है, लेकिन सेलिया कहती है कि वो साफ जवाब चाहती है। तब योकी सिर हिलाकर मना करता है और बताता है कि सिसिलिया पहले ही उसे रिजेक्ट कर चुकी है। वो समझाता है कि वो अभी एडवेंचरर बनकर एक स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि फ्यूचर में दोबारा प्रपोज कर सके। सेलिया पूछती है कि क्या वो उसके जेनरस ऑफर को ठुकरा रहा है। योकी कहता है कि वो हमेशा सिसिलिया की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करेगा। आखिरकार सेलिया उसकी सोच से खुश हो जाती है और बताती है कि वो बस ये देखना चाहती थी कि वो मौका मिलते ही जंप तो नहीं कर लेता, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी डेस्परेट इंसान से नहीं कराएगी। वो योकी को अप्रूव कर लेती है और फ्यूचर में घर आने की परमिशन दे देती है। बाद में सिसिलिया बताती है कि शायद उसकी माँ उसे पसंद करने लगी है। योकी को अभी भी उसकी माँ से थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन वो दिए गए चांस की वैल्यू समझता है। वो पूछता है कि क्या वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुला सकता है। सिसिलिया मान जाती है और बदले में उसे भी फर्स्ट नेम से बुलाती है। ये सुनकर योकी खुशी से जोर से चिल्लाता है और महसूस करता है कि वो अपनी पसंदीदा लड़की के एक कदम और करीब पहुंच गया है। ये था एपिसोड 1। आगे की स्टोरी मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जरूर देखें। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि योकी अपने एक हीरो क्वेस्ट के बीच में है। आमतौर पर ऐसा क्वेस्ट पूरा करने में पूरा 1 वीक लग जाता है, लेकिन योकी इसे सिर्फ 1 ही दिन में कंप्लीट कर लेता है। क्वेस्ट खत्म करने के बाद जैसे ही वो घर जाने की तैयारी करता है, अचानक उस पर हमला हो जाता है। 3 अननोन अटैकर्स उस पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। योकी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ये लोग उसे जाने पहचाने लग रहे हैं। ये वही लोग थे जो डीमन कैसल में उसके सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। योकी उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। वो उनसे फाइट नहीं करना चाहता। योकी तुरंत टाइम आउट बोलता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देता है। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि योकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ड्यूक को बहुत गुस्सा आता है। वो योकी से नाराज होता है, क्योंकि जब हीरो पार्टी ने डीमन कैसल पर अटैक किया था, उस टाइम योकी वहां मौजूद नहीं था। वो हमेशा की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आया। उन तीनों को खुद ही फाइट करनी पड़ी और समहाउ वे डीमन लॉर्ड के थ्रोन रूम तक पहुंच गए, जहां डीमन लॉर्ड को डिफीट कर दिया गया। ड्यूक को ऐसा लगता है जैसे योकी ने जानबूझकर हीरोज को बिना लड़े अंदर जाने दिया। इतना ही नहीं, योकी अब बिल्कुल एक ह्यूमन जैसा दिखता है, जो उन्हें और भी कंफ्यूज कर देता है। ड्यूक पूछता है कि ये सब आखिर क्यों हुआ। योकी सबको काम डाउन होने को कहता है और बोलता है कि उसके पास अपने एक्शंस का बहुत सॉलिड रीजन है। तीनों उसकी बात सुनने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि योकी कभी बिना वजह कुछ नहीं करता। लेकिन जब योकी बताता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे हीरो पार्टी की प्रीस्टेस पर क्रश हो गया था, तो तीनों के दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। वे इस बात को समझ ही नहीं पाते। योकी उन्हें बताता है कि अब वो एक ह्यूमन की तरह जीना चाहता है। वो कहता है कि अब से वे उसे अपना कैप्टन ना समझें और जो चाहे वो करें। वो उन्हें पूरी फ्रीडम देता है, लेकिन तीनों साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें योकी के साथ रहना ज्यादा पसंद है। इसके अलावा वे उस लड़की से भी मिलना चाहते हैं जिसने योकी का दिल चुरा लिया। ये सुनकर योकी घबरा जाता है। योकी कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर शहर में किसी ने उन्हें देख लिया तो मास पैनिक फैल जाएगी, लोग डर जाएंगे, पूरा सिटी केओस में चला जाएगा। लेकिन तीनों कॉन्फिडेंट रहते हैं। वे कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वे भी अपने डीमन फीचर्स हाइड कर सकते हैं, बिल्कुल योकी की तरह। उनकी बातें सुनकर योकी थोड़ा सोचता है। वे इतने जिद्दी होते हैं कि आखिरकार योकी अग्री कर जाता है और उन्हें अपने साथ चलने की परमिशन दे देता है। जैसे कि उसे पता था कि वहां से उसका निकलना मुश्किल है, लेकिन योकी उन्हें पहले ही वॉर्न कर देता है कि ह्यूमंस के बीच ब्लेंड होना उतना इजी नहीं है जितना वे सोच रहे हैं। उसी दिन बाद में योकी अपने सबॉर्डिनेट्स को डिस्गाइज करके सिसिलिया से मिलाने लाता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ब्रूटल निकलता है, खासकर हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि योकी को उसके फेदर्स एक एक करके प्लग करने पड़ते हैं, जिससे उसे काफी पेन होता है। इसके बाद वे सभी साथ बैठकर टी पीते हैं। सिसिलिया मुस्कुराते हुए कहती है कि उन्हें मिलकर अच्छा लगा। हालांकि उसे पता है कि वे सभी डीमंस हैं, लेकिन दिखने में वे बिल्कुल भी डीमंस जैसे नहीं लगते। ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने खुद को ह्यूमन जैसा दिखाने के लिए पूरी मेहनत की है, और जहां तक ड्यूक की बात है, क्योंकि वो डलहन है, योकी ने उसका हेड उसके आर्मर के अंदर फ्यूज कर दिया है ताकि वो रोल ऑफ ना हो। ड्यूक और सिसिलिया की बातचीत काफी स्मूथली चल रही होती है। दोनों अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ये देखकर योकी को थोड़ी जेलसी होने लगती है, क्योंकि ड्यूक उसके सामने कभी इतना ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो एक क्यूट गर्ल के सामने आया, वो नॉन स्टॉप बातें करने लगा। ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि पहले वो इसलिए ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि वो योकी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। डीमन कैसल में योकी की इमेज एक टोटल शट इन की थी, जो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। यहाँ तक कि जब उसके सुपीरियर उसे बाहर जाकर कुछ ह्यूमंस मारने के लिए चिल्लाते थे, जैसा कि एक रिस्पेक्टेबल डीमन जनरल को करना चाहिए, योकी उन्हें धमकी दे देता था कि अगर उन्होंने उसे परेशान किया तो वो उन्हें बीट कर देगा, और आखिरकार वे उसे अकेला छोड़कर चले जाते थे। ड्यूक को एक डीमन जनरल का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए एक दिन वो योकी के रूम में घुस गया उसे लेसन सिखाने के लिए। उसे लगा कि एक शट इन लूजर को हैंडल करना आसान होगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ। योकी ने उसे बुरी तरह बीट कर दिया। उसके बाद ड्यूक योकी का सबॉर्डिनेट बन गया। हालांकि कुछ टाइम तक वो उस बीटिंग को लेकर ग्रजेस रखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने सब एक्सेप्ट कर लिया और योकी को अपना लीडर मान लिया। ड्यूक को पूरा यकीन है कि हैप्पीनेस और शेक के साथ भी सेम ही हुआ था, लेकिन जब वो उन दोनों की बात करता है तो उसे रियलाइज होता है कि वे दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अगर सिसिलिया के अलावा किसी और को उनकी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए योकी और बाकी लोग उन्हें ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं, और तभी वे सिसिलिया की मदर को गार्डन में देखते हैं। शेक उनकी गोद में सो रहा होता है। एक्वा उन्हें आते हुए देखती है और पूछती है कि क्या वे जानते हैं ये बच्चा कौन है। योकी उन्हें बताता है कि शेक उसका फ्रेंड है। योकी किसी भी ट्रबल के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन एक्वा कहती है कि अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं, उसे किड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। उसे शेक गार्डन में भागते हुए मिला था, इसलिए ये सोचने के बजाय कि वो अंदर कैसे आया, उसने उसके साथ टैग खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते शेक थक गया और उसकी गोद में सो गया। अब जब शेक मिल गया तो योकी एक्वा से पूछता है कि क्या उसने शेक के साथ कोई लड़की देखी थी। एक्वा कंफर्म करती है, लेकिन बताती है कि हेडमेड उसे थोड़ी देर पहले अंदर ले गई थी। ये सुनते ही योकी को डेंजर महसूस होता है। वे सभी जल्दी से अंदर की तरफ भागते हैं, लेकिन अंदर का सीन देखकर वे शॉक्ड हो जाते हैं। हैप्पीनेस परफेक्ट मेड एटिकेट की ट्रेनिंग ले रही होती है। सोफिया जैसे ही ग्रुप को देखती है, वो बताती है कि वो न्यू मेड की ट्रेनिंग फिनिश कर रही थी, लेकिन सिसिलिया क्लैरिफाई करती है कि हैप्पीनेस कोई मेड नहीं है, वो योकी की फ्रेंड है। सोफिया हैप्पीनेस से पूछती है और वो कंफर्म कर देती है। सोफिया तुरंत अपोलोजाइज करती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो जा सकती है। योकी हैप्पीनेस से कहता है कि वो मेड आउटफिट चेंज कर ले, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि हैप्पीनेस मना कर देती है। उसे मेड बनना सोचे से कहीं ज्यादा फन लगता है, इसलिए वो यही काम करना चाहती है। सोफिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और इस तरह हैप्पीनेस ऑफिशियली मेड बन जाती है। दिन के एंड तक सब लोग जाने की तैयारी करते हैं। वे हैप्पीनेस को उसके फर्स्ट डे के लिए गुड लक विश करते हैं, लेकिन योकी के जाने से पहले एक्वा उसे साइड में बुलाती है। वो बताती है कि सिसिलिया को कई वीक से रिलैक्स करने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो उसे फोर्स करके एक डे ऑफ दिलवाने वाली है, और अगर योकी उसे डेट पर पूछना चाहता है तो यही बेस्ट चांस है। ये योकी को मिला सबसे परफेक्ट चांस होता है और वो इसे वेस्ट नहीं करने वाला। डेट के टाइम सिसिलिया अपनी कैरेज में आती है। योकी उसके आउटफिट को देखकर पूरी तरह मेस्मराइज हो जाता है। वो कहता है कि वो अपनी पूरी पावर लगाएगा ताकि उसका डे ऑफ पूरी तरह परफेक्ट बने,
सिसिलिया को ये देखकर हंसी आती है कि वो इसे इतना सीरियसली ले रहा है, लेकिन वो एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि योकी ने क्या प्लान किया है। जब वे सिटी में वॉक करते हैं, सिसिलिया नोटिस करती है कि लोकल बेकरी में एक न्यू टाइप का केक आया है। वो सजेस्ट करती है कि डेट के बाद वे वहां चल सकते हैं। फिलहाल वे सिटी में वॉक कंटिन्यू करते हैं। योकी सिसिलिया से नजर हटा ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और सिसिलिया खुद भी काफी एंजॉय कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वे एक एक्सेसरी स्टोर के पास पहुंचते हैं। वे दोनों अंदर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन उसी समय हीरो पार्टी के युगा और माना वहां से गुजर रहे होते हैं। और जैसे ही युगा सिसिलिया को पहचानता है, युगा जोर से सिसिलिया को कॉल करता है और पूरी तरह योकी को इग्नोर कर देता है। वो बोलता है कि कितना क्रेजी कोइंसिडेंस है कि सबने सेम डे छुट्टी ली है, और जब सब यहीं हैं तो वो सजेस्ट करता है कि पूरा दिन साथ में स्पेंड कर लेते हैं। सिसिलिया पोलाइटली मना करने की कोशिश करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो ऑलरेडी योकी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, लेकिन जैसे ही योकी का नाम आता है, युगा को फील होता है कि उसने योकी को कहीं पहले देखा है। योकी कैजुअली बोल देता है कि शायद ये उसका माइंड ट्रिक्स खेल रहा है। युगा थोड़ी देर सोचता है, फिर उस बात को वहीं छोड़ देता है। वो फिर बोलता है कि सबको साथ में अंदर चलना चाहिए ताकि कोई लेफ्ट आउट फील ना करे, और सिसिलिया को ऑब्जेक्ट करने का प्रॉपर टाइम भी नहीं देता, सीधे उसे पकड़कर अंदर ले जाता है। मिकाना को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये वही एक दिन था जब उसने मुश्किल से युगा को डेट पर चलने के लिए कन्विंस किया था। अब ये सब देखकर उसे साफ समझ आ जाता है कि योकी भी सिसिलिया के साथ डेट पर है। वो योकी को गुड लक विश करती है और बोलती है कि अगर वो सिसिलिया को इम्प्रेस कर लेता है तो युगा को मजबूरी में उस पर ही फोकस करना पड़ेगा। योकी अंदर जाता है और फिर से सिसिलिया से मिलता है, और चूंकि वे ऑलरेडी स्टोर में है तो वो सिसिलिया को गिफ्ट लेने की ऑफर करता है। सिसिलिया मना करती है और कहती है कि उसे कुछ लेने की जरूरत नहीं, लेकिन योकी बोलता है कि ये उसका थैंक्स कहने का तरीका है उस हेल्प के लिए जो सिसिलिया ने उसके लिए की है। आखिरकार सिसिलिया अग्री कर जाती है। ये सब देखकर युगा को एक्सट्रीम जेलसी होने लगती है। वो बीच में कूद पड़ता है और बोलता है कि वो सबके लिए गिफ्ट्स पिक करेगा, क्लियरली योकी को वन अप करने की कोशिश में। योकी एक नेकलेस पिक करता है जो उसे लगता है कि सिसिलिया पर बहुत अच्छा लगेगा। वहीं युगा स्टोर का सबसे एक्सपेंसिव पेंडेंट उठा लेता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि और क्या खरीदे। वो सिसिलिया को पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सीडेंटली उसका डिस्गाइज गिरा देता है। अब ना उसके सिर पर हैट है और ना ही ग्लासेस। स्टोर में मौजूद सभी लोग तुरंत उसे पहचान लेते हैं, और हीरो पार्टी के बाकी मेंबर्स को भी। अचानक से पूरा स्टोर फैंस से भर जाता है। भीड़ उन्हें चेस करती हुई सड़क तक आ जाती है, और इसी केओस में योकी सिसिलिया से अलग हो जाता है। सिसिलिया को ढूंढते हुए योकी की टक्कर होती है हीरो पार्टी के लास्ट मेंबर सर रैवन से। रैवन गर्ल्स के ग्रुप से घिरा हुआ होता है और बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। योकी डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। वो भीड़ का अटेंशन युगा की तरफ डाइवर्ट करता है और रैवन को पकड़कर एक एली में भाग जाता है। भीड़ से बचने के बाद योकी एक्सपेक्ट करता है कि रैवन उसे थैंक्स बोलेगा, लेकिन रैवन बिल्कुल साइलेंट रहता है। योकी सोचता है कि शायद वो ज्यादा बोलने वाला टाइप नहीं है, लेकिन जैसे ही योकी वहां से जाने लगता है, रैवन उसे रुकने को बोलता है। और तभी योकी समझ जाता है कि रैवन ज्यादा क्यों नहीं बोलता, क्योंकि उसकी आवाज टीनेज गर्ल जैसी है। वो क्राउड्स में बोलने से अवॉइड करता है क्योंकि उसे डर है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन योकी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता। आखिर हर किसी के अंदर कुछ न कुछ इनसिक्योरिटी होती है। रैवन को राहत मिलती है कि उसे योकी जैसा अंडरस्टैंडिंग इंसान मिला, लेकिन तभी योकी को याद आता है कि उसे सिसिलिया को ढूंढना है, और वो फिर से भागना शुरू कर देता है। उसके बाद पूरा दिन बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाता है, लेकिन अगली मॉर्निंग योकी को पता चलता है कि सिसिलिया को फीवर हो गया है, कल के पूरे स्ट्रेस की वजह से। वो पहले से ही ब्रेकिंग पॉइंट के करीब थी, और इतने सारे फैंस को एक साथ हैंडल करना उसके लिए ज्यादा हो गया। योकी को लगता है कि ये सब उसकी गलती है। एक्वा उसे समझाती है कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। सिसिलिया को बस माइल्ड कोल्ड हुआ है और वो योकी से नाराज भी नहीं है, लेकिन युगा से वो काफी नाराज है, और अगली बार मिलने पर उससे बाउंड्रीज को लेकर लंबी बात होने वाली है। वैसे तो सिसिलिया की हालत का मेन रीजन युगा ही था, लेकिन जैसे ही उसे ये सब पता चला, वो तुरंत सिसिलिया से मिलने आने की कोशिश करता है, लेकिन मेड्स उसे गेट पर ही रोक देती हैं ताकि वो और डैमेज ना कर सके। एक्वा को लगता है कि रिकवरी के टाइम सिसिलिया को किसी फ्रेंड से मिलना अच्छा लगेगा, इसलिए वो योकी से उससे मिलने को कहती है।
सोफिया योकी को सिसिलिया के रूम तक ले जाती है और डोर नॉक करती है। सिसिलिया पैनिक करने लगती है और योकी से बाहर वेट करने को कहती है जब तक वो रूम क्लीन न कर ले, लेकिन सोफिया उसे अश्योर करती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, वो ऑलरेडी सिसिलिया के सारे टॉयज हटा चुकी है। फिर भी ये सुनकर सिसिलिया को एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन अब योकी के अंदर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। योकी अंदर आता है और बेड के पास बैठ जाता है। वो पूरे इंसिडेंट के लिए अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि वो समहाउ ये सब ठीक करेगा, लेकिन सिसिलिया बोलती है कि वो उसे ब्लेम नहीं करती। अगर वो सच में गिल्टी फील कर रहा है तो वो उसे एक चांस देती है। वो बोलती है कि रिकवरी के बाद वो उसके साथ एक और डेट पर चल सकता है। योकी कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली स्टन्ड हो जाता है, क्योंकि सिसिलिया ने बेसिकली उसे खुद ही डेट पर पूछ लिया था और ये उसके पूरे दिन की सबसे अच्छी बात थी। योकी स्माइल करता है और बोलता है कि वो प्रॉमिस करता है उनकी नेक्स्ट डेट इससे भी बेटर होगी। सिसिलिया की बात सुनकर योकी इतना ज्यादा खुश हो जाता है जितना उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और थोड़ा ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो सिसिलिया के पास जोर जोर से बोलने लगता है, जिससे उसकी कंडीशन और खराब हो सकती है। ये सब देखकर सोफिया बीच में आ जाती है और पोलाइटली योकी को बाहर भेज देती है। योकी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन वो समझ जाता है और घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी अचानक उसकी नजर रेवन पर पड़ती है। रेवन नर्वस सा सिसिलिया के हाउस की तरफ वॉक कर रहा होता है। योकी को क्यूरियोसिटी होती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो रेवन के पास जाकर कैजुअली ही बोलता है। रेवन का फेस देखकर लगता है कि उसके माइंड में काफी कुछ चल रहा है। योकी उससे पूछता है कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद रेवन एडमिट करता है कि वो उस लड़की को कन्फेस करने की हिम्मत जुटा रहा है जिसे वो पसंद करता है। वो बताता है कि उस लड़की ने भी उसकी आवाज सुनकर उसका मजाक नहीं उड़ाया था, बिल्कुल योकी की तरह, और उसी दिन से रेवन को उस लड़की पर क्रश हो गया। लेकिन उसे डाउट है कि क्या वो लड़की भी उसे पसंद करती है या नहीं। योकी ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रेवन इतना वरिड क्यों है, क्योंकि रेवन डॉल है, हैंडसम है और फेमस भी है। उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उसकी वॉइस। लेकिन जिस लड़की को वो पसंद करता है वो ऑलरेडी बोल चुकी है कि उसे उसकी आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे में रेवन के पास एक्सेप्टेंस का काफी अच्छा चांस है। योकी ये सारी बात रेवन को समझाता है। रेवन को भी रियलाइज होता है कि योकी सही बोल रहा है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो कन्फेशन जरूर करेगा। योकी को उस पर प्राउड फील होता है, जैसे कोई सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियर को मोटिवेट करता है। लेकिन तभी योकी को एक बात रियलाइज होती है। रेवन सीधे सिसिलिया के हाउस की तरफ ही जा रहा है। मतलब जिस लड़की को रेवन पसंद करता है वो कोई और नहीं, सिसिलिया ही हो सकती है। ये सोचकर योकी थोड़ा फ्रीज हो जाता है। उसे लगता है कि उसने खुद ही अपने लिए कंपटीशन क्रिएट कर लिया है। लेकिन अब जो होना था वो होने ही वाला है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आगे की स्टोरी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूकी बहुत ज्यादा अपसेट है। वो खुद से कह रहा होता है कि ये सब उसी की गलती है, क्योंकि उसी ने रेवन को एनकरेज किया था कि वो जाकर सिसिलिया के सामने अपना लव कन्फेस करे। यूकी खुद को समझाने की कोशिश करता है कि सिसिलिया का रेवन से प्यार करना या उसे डेट करना इम्पॉसिबल है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सिसिलिया सिर्फ उसी से प्यार करती है। लेकिन तभी यूकी को याद आता है कि पहले सिसिलिया और रेवन हीरो टीम में साथ थे। वो सोचने लगता है कि शायद उनके बीच कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसकी वजह से सिसिलिया का दिल रेवन की तरफ झुक गया हो। यूकी बैठकर इमेजिन करता है कि दोनों किसी मैजिक केव में फंस गए थे जहां सिसिलिया डेंजर में थी। तभी रेवन आया और उसने सिसिलिया को बचा लिया। उसी मोमेंट से सिसिलिया को उससे प्यार हो गया होगा। तभी अचानक रेवन वापस आता है। उसका फेस देखकर साफ पता चलता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो यूकी को थैंक्स बोलता है कि उसने उसे कन्फेस करने की हिम्मत दी, लेकिन साथ ही कहता है कि सब बेकार गया और कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। वो ये भी कह देता है कि अब उसे जीने का मन नहीं है। इसके बाद रेवन जल्दी से मैंशन की तरफ भागता है ताकि सिसिलिया से मिल सके, लेकिन वहां मेड सोफिया उसे रोक लेती है। वो बताती है कि सिसिलिया अभी सो रही है और रेवन को वापस जाने को कहती है। यूकी बोलता है कि रेवन तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ था। तब सोफिया बताती है कि हाँ, रेवन आया था, लेकिन वो सिसिलिया से नहीं बल्कि हैप्पीनेस से मिलने आया था। ये सुनते ही यूकी को जोर का शॉक लगता है।
वो तुरंत समझ जाता है कि रेवन सिसिलिया के लिए नहीं बल्कि हैप्पीनेस के लिए आया था। यूकी बिना टाइम वेस्ट किए हैप्पीनेस के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब रेवन लव कन्फेस करने आया था तो उसका रिएक्शन क्या था। हैप्पीनेस बताती है कि उसने उससे बात करने से मना कर दिया और कोई रिप्लाई नहीं दिया, मतलब उसने उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद यूकी अपने असिस्टेंट से मिलने जाता है और गुस्से में बोलता है कि हैप्पीनेस ने रेवन को रिजेक्ट कर दिया, जबकि रेवन कितना अच्छा इंसान है और हीरो टीम का मेंबर भी है। तब असिस्टेंट्स बताते हैं कि हैप्पीनेस ह्यूमन से बहुत नफरत करती है और वो कभी किसी ह्यूमन को डेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी ड्यूक यूकी को हैप्पीनेस के पास्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि पहले हैप्पीनेस के पास सिर्फ एक फेदर था। एक दिन एक ह्यूमन उसे हंट करने आया था, लेकिन ड्यूक ने बीच में आकर हैप्पीनेस को बचा लिया था। उसी इंसिडेंट के बाद से हैप्पीनेस को इंसानों से नफरत हो गई और वो उनसे दूरी बनाकर रखने लगी। लेकिन यूकी की एक असिस्टेंट बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हैप्पीनेस सभी इंसानों से नफरत करे, क्योंकि अभी वो खुद सिसिलिया के मेंशन में मेड बनकर काम कर रही है। वो कहती है कि जरूरी नहीं कि सारे इंसान बुरे हों, कुछ अच्छे भी होते हैं। यूकी उसकी बात से एग्री करता है और बोलता है कि रेवन सच में बहुत काइंड है और अगर हैप्पीनेस उससे एक बार आराम से बात कर ले तो वो जरूर उसे पसंद करने लगेगी। इसके बाद यूकी गिल्ड जाता है और क्लेमेंट को ढूंढता है, लेकिन वो वहां नहीं मिलता। वहां उसे गिल्ड की एक फीमेल स्टाफ मेंबर मिलती है जो अकेली होती है। वो यूकी को बुलाकर बोलती है कि वो जानती है कि वो गिल्ड वाइस प्रेसिडेंट को ढूंढ रहा है। यूकी बोलता है कि नहीं, वो क्लेमेंट से मिलना चाहता है। तब वो बताती है कि क्लेमेंट ही गिल्ड वाइस प्रेसिडेंट है। ये सुनकर यूकी पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात पहले पता ही नहीं थी। जब यूकी पूछता है कि क्लेमेंट कहाँ गया है तो वो बोलती है कि ये सीक्रेट है, लेकिन अगर वो किसी को नहीं बताएगा तो वो उसे बता देगी। वो रिवील करती है कि क्लेमेंट अभी हॉस्पिटल में है। यूकी कुछ फ्रूट्स लेता है और उसे देखने हॉस्पिटल जाता है। वहां जाकर वो क्लेमेंट की हालत देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके चेस्ट पर बहुत ज्यादा इंजरीज होती हैं। यूकी पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तब क्लेमेंट बताता है कि ये सब रोमांटिक फाइट की वजह से हुआ है और ये सब उसकी वाइफ ने किया है। यूकी रीजन पूछता है तो क्लेमेंट बताता है कि कल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। वो गिफ्ट शॉप गया था ताकि नेकलेस खरीद सके, लेकिन वो पूरा दिन यही सोचता रहा कि कौन सा गिफ्ट बेस्ट रहेगा। इसी सोच में शॉप बंद हो गई और उसे बाहर निकाल दिया गया। वो बिना गिफ्ट खरीदे घर चला गया और तभी उसे याद आया कि वो एनिवर्सरी भी भूल चुका है। इसके बाद उसकी वाइफ ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हड्डियां तक टूट गई। यूकी बोलता है कि उसकी वाइफ तो बहुत स्ट्रांग लगती है। क्लेमेंट हंसते हुए बोलता है कि हाँ, वो पहले एक स्ट्रांग एडवेंचरर थी और दोनों एक ही टीम में थे, जिन्हें कभी कोई हरा नहीं सका। यूकी अपनी हीलिंग मैजिक से क्लेमेंट को ठीक करना चाहता है, लेकिन क्लेमेंट मना कर देता है। वो बोलता है कि यही मौका है जिससे उसकी वाइफ उसे देखने आएगी और उसका ध्यान रखेगी। तभी अचानक सोफिया अंदर आती है और यूकी को पता चलता है कि वही क्लेमेंट की वाइफ है। क्लेमेंट उसे देखते ही बोलता है, वेलकम माय डियर लव, लेकिन सोफिया अभी भी गुस्से में होती है और उसे एक जोरदार किक मार देती है। ये देखकर यूकी और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। बाहर निकलते समय यूकी सोफिया से सिसिलिया के बारे में पूछता है। वो बताती है कि अब उसकी हेल्थ ठीक है और फीवर भी कम हो गया है, लेकिन वो अभी मिशन पर गई है और कुछ दिन आराम करेगी। जाने से पहले यूकी सोफिया से पूछता है कि क्या गर्ल्स को गिफ्ट सच में इतने पसंद होते हैं। सोफिया पूछती है कि क्या मेरे हस्बैंड ने कुछ कहा है। यूकी बोलता है कि नहीं, बस नॉर्मल सवाल है। तब वो बोलती है कि हाँ, गर्ल्स को गिफ्ट्स पसंद होते हैं, लेकिन प्राइस मैटर नहीं करता, वैल्यू मैटर करती है। इसके बाद यूकी रेवन से मिलने जाता है। रास्ते में वो इमेजिन करता है कि शादी के बाद उसकी वाइफ रोज काम से लौटने पर उसका इंतजार करेगी, खाना बनाएगी और उसका ख्याल रखेगी। जब वो रेवन के घर पहुंचता है तो देखता है कि रेवन बेड पर बैठा बहुत डिप्रेस्ड लग रहा है। रेवन यूकी से बोलता है कि वो जानता है में रेवन सब कुछ समझ चुका होता है। उसे साफ पता चल जाता है कि हैप्पीनेस ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन यूकी उसे समझाता है कि हैप्पीनेस एक बहुत काइंड गर्ल है और वो नहीं चाहता कि रेवन पहली ही कोशिश में हार मान ले। यूकी उसे बार बार मोटिवेट करता है कि वो फिर से ट्राई करे। रेवन यूकी से पूछता है कि उसे कैसे पता कि हैप्पीनेस काइंड है। तब यूकी बताता है कि वो पहले हैप्पीनेस की फ्रेंड रह चुका है। यूकी रेवन के पास बैठ जाता है और उससे पूछता है कि पहले क्या हुआ था और उसकी हैप्पीनेस से मुलाकात कैसे हुई थी। तब रेवन अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि एक दिन वो नॉर्मल पेट्रोल पर था, तभी उसने देखा कि 3 थग्स हैप्पीनेस को परेशान कर रहे थे।
जैसे ही रेवन उसे बचाने आगे बढ़ा, उनमें से एक थग ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन रेवन ने उसे एक जोरदार किक मारी जिससे वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद बाकी थग समझ गए कि रेवन हीरो नाइट्स में से एक है और डर कर वहां से भाग गए। जब रेवन ने कंफर्म कर लिया कि हैप्पीनेस सेफ है तो वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन तभी हैप्पीनेस ने उसे रोक लिया और मदद के लिए थैंक्स कहा। रेवन ने बिना सोचे समझे बोल दिया कि ये उसका ड्यूटी है, लेकिन उसकी वॉइस लड़की जैसी हाई पिच थी। इस वजह से उसे बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ। असल शॉक तब लगा जब हैप्पीनेस ने उससे कहा कि उसकी वॉइस बहुत स्वीट है। उसी मोमेंट रेवन को उससे प्यार हो गया। जाने से पहले हैप्पीनेस ने उसे दूसरी बार थैंक्स कहा। उसी दिन से रेवन उससे प्यार करने लगा और हर दिन उसके बारे में ड्रीम देखने लगा। रेवन बताता है कि हैप्पीनेस का यूनिफॉर्म देखकर उसे समझ आ गया था कि वो सिसिलिया के मैंशन में काम करती है। इसी वजह से वो वहां गया था ताकि अपना लव कन्फेस कर सके। फिर रेवन यूकी से पूछता है कि क्या वो सिसिलिया को जानता है। यूकी बोलता है हाँ, और ये भी बताता है कि वो भी रेवन की तरह उससे प्यार करता है। रेवन हंसते हुए कहता है कि तभी तो तुम गिल्ड में इतने मिशंस लेते हो ताकि सबको प्रूव कर सको कि तुम सिसिलिया के लायक हो। इसके बाद यूकी रेवन से कहता है कि वो हैप्पीनेस से नाराज ना हो, क्योंकि उसका पास्ट बहुत पेनफुल रहा है और उसे रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए। रेवन बोलता है कि शायद लास्ट टाइम उससे प्यार की बात करके उसने सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन यूकी उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत अच्छा स्टेप था और वो नहीं चाहता कि रेवन पहली बार में ही गिव अप कर दे। इसके बाद दोनों एक विमेन्स एक्सेसरी शॉप में जाते हैं। रेवन पूछता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सारी गिफ्ट्स तो गर्ल्स के लिए हैं। तब यूकी बोलता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। यूकी एक नेकलेस की तरफ जाता है जिसे सिसिलिया ने पहले देखा था और पसंद किया था। वो बिना देर किए उसे बाय कर लेता है। फिर वो रेवन की तरफ देखता है और पाता है कि वो चेन्स के कलेक्शन के सामने खड़ा है और हैप्पीनेस के लिए एक चेन चूज कर रहा है। यूकी उसके पास जाता है और बोलता है कि ये चेन हैप्पीनेस पर बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। रेवन पूछता है कि क्या हैप्पीनेस डर नहीं जाएगी अगर वो किसी स्ट्रेंजर से गिफ्ट ले लेगी। यूकी बोलता है कि तुम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना रही हो। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जैसे ही वो गिफ्ट देखेगी वो खुश हो जाएगी। दोनों कहते हैं कि हैप्पीनेस को ये चेन इसलिए भी पसंद आएगी क्योंकि इसका कलर उसके हेयर जैसा है। आखिर में रेवन भगवान का नाम लेकर वो चेन बाय कर लेता है। यूकी ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि रेवन सेल्स वुमन से लिखकर बात कर रहा है, क्योंकि उसकी वॉइस लड़की जैसी है और उसे बहुत शर्म आती है। जब वो लोग बाहर निकलने वाले होते हैं तभी मकेना यूकी को देख लेती है। वो पूछती है कि क्या तुम वही नहीं हो जो सिसिलिया के साथ था। फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम किसी और लड़की के लिए गिफ्ट खरीदकर सिसिलिया को चीट कर रहे हो। यूकी तुरंत बोलता है कि नहीं, वो गिफ्ट उसी के लिए लेने आया है। मकेना नोटिस करती है कि रेवन ने भी गिफ्ट लिया है और उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो। हमेशा की तरह रेवन उसे कोई आंसर नहीं देता क्योंकि वो उसे बुली समझता है। मकेना उन्हें बाहर चलकर थोड़ी बात करने को कहती है। रेवन यूकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अकेला छोड़कर ना जाए और साथ चले। तीनों बाहर बैठ जाते हैं। मकेना लगातार बात करती रहती है, लेकिन यूकी और रेवन बस खाना खाते रहते हैं और उसे कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। आखिर में सॉर्सरेस को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि वो सिसिलिया के बारे में बात करना चाहती है। ये सुनते ही यूकी एक्साइटेड हो जाता है और उसे बोलने के लिए कहता है। मकेना उससे पूछती है कि वो सिसिलिया के साथ कहां तक पहुंचा है। यूकी बताता है कि लास्ट मीटिंग के बाद वो दोबारा नहीं मिले। उसे बस इतना पता है कि सिसिलिया को रोज मैरिज प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देती है। मकेना बताती है कि ये सब योगा की वजह से हुआ। वो हमेशा ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशंस क्रिएट करता था जिससे सिसिलिया को सभी मेन से नफरत हो गई। उसके बहुत सारे फीमेल एडमायरर्स भी थे, इसीलिए सिसिलिया ने डिसाइड कर लिया कि वो किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक दिन सिसिलिया ने योगा से साफ कह दिया कि वो गर्ल्स के साथ बहुत बुरा बिहेव करता है। आखिर में मकेना यूकी को वार्न करती है कि उसे सिसिलिया के साथ डील करते वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद मकेना रेवन से बात करना चाहती है, लेकिन यूकी बीच में बोल देता है कि वो उसे उसके बारे में कुछ भी जानने नहीं देगा। मकेना पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि मैं उसकी टीम मेंबर हूं। तभी रेवन उसे लिखकर बताता है कि यूकी ने उसके लिए ड्यूटी से भी ज्यादा किया है। वो उसी पर डिपेंड करता है और किसी और की हेल्प नहीं चाहता। इसके बाद मकेना उन्हें योगा के साथ अपने सफरिंग के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। हर बार जब भी वो लोग डीमन किंग के असिस्टेंट से मिलते हैं तो वो उन्हें बुरी तरह पीट देता है और बाहर निकाल देता है। मकेना बताती है कि हर बार जब भी वो लोग वहां से बाहर निकाले जाते थे तो कोई न कोई हीलिंग मैजिक यूज करके उनका इलाज कर देता था।
यूकी ये सब सुनता रहता है लेकिन चुप रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि हीलिंग मैजिक यूज करने वाला वही था। मैकेना आगे बताती है कि एक दिन डीमन किंग के असिस्टेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि वो सिसिलिया के साथ अकेले बैठकर बात करना चाहता है। इसी वजह से उसने योगा को कन्विंस किया था कि सिसिलिया को डीमन किंग के वाइस कमांडर के साथ बैठने थे। उसी दिन के बाद से योगा उससे नफरत करने लगा और उससे बात करना भी बंद कर दिया। मैकेना यूकी से कहती है कि ध्यान रखना, तुम्हारी प्यारी सिसिलिया डीमन किंग के वाइस कमांडर के साथ मर भी सकती थी और उसका ब्लेम मेरे ऊपर आ जाता। ये सुनकर यूकी कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी रेवन बीच में बोल पड़ता है और यूकी से कहता है कि मैकेना पर गुस्सा मत होना, क्योंकि उसका इंटेंशन सबके लिए अच्छा ही था। मैकेना हैरान रह जाती है क्योंकि रेवन पहली बार बोल रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर वो खुद कहती है कि मुझे उसी वक्त अपनी राय रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपनी आवाज की वजह से बहुत शाय थी। ये सुनकर यूकी समझ जाता है कि हीरो पार्टी के टूटने की एक वजह वो खुद भी है। यूकी मैकेना से पूछता है कि क्या उसने कभी योगा से बात करने की कोशिश की है। मैकेना बोलती है कि नहीं, क्योंकि ये साफ है कि वो मुझसे नफरत करता है। यूकी उसे समझाता है कि उल्टा तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए, हो सकता है धीरे धीरे वो तुम्हारे बारे में अपना नजरिया बदल ले। यूकी की बात सुनकर मैकेना बहुत खुश हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो योगा से फिर से बात करने की कोशिश करेगी। इसके बाद यूकी और रेवन सिसिलिया के मैंशन पहुंचते हैं ताकि यूकी उससे मिल सके। वहां उनकी मुलाकात ड्यूक से होती है। ड्यूक यूकी का वेलकम करता है और उसके साथ आए इंसान के बारे में पूछता है। यूकी बताता है कि ये रेवन है। ड्यूक तुरंत समझ जाता है कि यही वो लड़का है जो हैप्पीनेस से प्यार करता है और उससे कन्फेस करने गया था। ड्यूक उसे डराते हुए बोलता है कि अगर उसने कभी भी हैप्पीनेस को अपसेट किया या उसके साथ कोई गलत इंटेंशन रखा तो वो उसे शवारमा और पटेटोज बना देगा। रेवन शर्म की वजह से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपनी आवाज से डर लगता है। ड्यूक ये समझ लेता है कि रेवन एक कावर्ड है और बोलता है कि वो हैप्पीनेस के लायक नहीं है। हैप्पीनेस को किसी ब्रेव इंसान के साथ होना चाहिए। लेकिन तभी रेवन सारी हिम्मत इकट्ठा करता है और बोल पड़ता है। वो अपनी आवाज की परवाह नहीं करता। उसी पल ड्यूक मुस्कुराकर बोलता है कि यही स्पिरिट है, अब मैं तुम्हें उससे मिलने और बात करने की परमिशन देता हूँ। इसके बाद रेवन सच में हैप्पीनेस से मिलने जाता है। वो अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट बाहर निकालता है। रेवन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि हैप्पीनेस बहुत खुशी से वो गिफ्ट एक्सेप्ट करती है और उसे देखकर बहुत प्लीज्ड होती है। इसी के साथ अभी के लिए हमारी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारे हीरो यूकी की एडवेंचर्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक हफ्ते बाद भी यूकी अपने बेड पर ही पड़ा रहता है जब सीक उससे रिक्वेस्ट करता है कि चलो साथ में सिसिलिया की मैंशन चलें, लेकिन यूकी मना कर देता है क्योंकि सिसिलिया पूरे हफ्ते घर पर नहीं थी। इरिटेटेड होकर वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से पूरी हीरो पार्टी चोर्स में बिजी है। सिसिलिया टाउन से टाउन जाकर लोगों को हील कर रही है। रेवन नाइट कैप्टन की ड्यूटी कर रहा है। मकाना रॉयल मजिशियन बनकर हार्डवर्क कर रही है और यूगा डीमंस को खत्म करने बाहर गया हुआ है। सब हीरोज अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं। यूकी को गिल्ट होता है कि उसने डीमन लॉर्ड को हराने के बाद ग्रुप को टूटने दिया। वो उदास होकर अपने फीलिंग्स के बारे में सोच रहा होता है, तभी सीख गुस्से में उसके चेस्ट पर कूद जाता है। वो कंप्लेन करता है कि ड्यूक भी रॉयल नाइट बनने के लिए घर छोड़कर चला गया है। तभी डोर पर नॉक होती है। हैप्पीनेस अंदर आकर बताती है कि सिसिलिया आफ्टरनून में घर वापस आने वाली है। ये सुनते ही यूकी उठ खड़ा होता है, जैसे उसकी सारी एनर्जी वापस आ गई हो। फिर वो नेकलेस को देखता है जो उसने सिसिलिया के लिए गिफ्ट में खरीदी थी और उम्मीद करता है कि उसे पसंद आए। थोड़ी देर बाद यूकी टाउन में वॉक करने निकलता है और सोचता है कि मीटिंग से पहले क्या करे। चलते चलते एक क्रीपी ओल्ड फॉर्चून टेलर उसे बोलती है कि आज उसका दिन बहुत बैड लक वाला रहेगा। यूकी उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसके हिसाब से जिस दिन वो अपनी क्रश से मिलने वाला हो वो दिन कभी खराब नहीं हो सकता। आगे जाकर वो बेकरी जाता है, जहां शॉप ओनर का जेस्टी भाई उसे ग्रीट करता है। यूकी कपकेक्स खरीदता है सिसिलिया के लिए और बाहर निकल जाता है। रास्ते में वो एक कपकेक निकालकर खा लेता है। खाने में इतना बिजी हो जाता है कि एक बड़े आदमी से टकरा जाता है जो गुस्सा हो जाता है। यूकी सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वो डॉग पूप पर पैर रखने से बैरली बचता है। अब उसे लगता है शायद सच में आज उसका लक खराब है। आगे चलते हुए वो एक किड से टकरा जाता है और उसका मीट स्क्यूअर गिर जाता है, तो यूकी उसे नया खरीद कर देता है। किड थैंक्स बोलकर चला जाता है। तभी एक पिक पॉकेट उससे टकराकर उसके पैसे चुरा लेता है। लकीली यूकी उसे पकड़ लेता है और चेज करने लगता है। डिमोनिक स्पीड से वो आसानी से थीफ को पकड़कर वॉल में मार देता है। पैसे वापस लेने के बाद अचानक यूगा वहां आ जाता है और यूकी पर आरोप लगाता है कि उसने गरीब आदमी को मारा और उसका वॉलेट चुराया। यूकी एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ अपने ही पैसे वापस ले रहा था, लेकिन हीरो उस पर भरोसा नहीं करता और स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है।
जो कि योगा के सारे अटैक्स अवॉइड कर लेता है, लेकिन स्वॉर्ड उसके मनी बैग को काट देती है और सारे कॉइन्स गिरकर वेस्ट हो जाते हैं। योकी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयल नाइट्स का ग्रुप उसे घेर लेता है। वो हीरो का साइड लेते हैं और योकी को प्रिजन भेज दिया जाता है। जेल में बैठा योकी सोचता है कि लाइफ में कहां गलती हो गई। तभी ड्यूक उसकी सेल के पास आता है और अरेस्ट होने का मजाक उड़ाता है। योकी रोते हुए कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। ड्यूक उसे भरोसा दिलाता है कि वो जानता है और बताता है कि रेवन खुद इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि उसे योकी पर भरोसा है। इसलिए डिटेल्स कंफर्म होते ही उसे रिलीज कर दिया जाएगा। ये सुनकर योकी को राहत मिलती है, लेकिन वो नोटिस करता है कि ड्यूक रेवन को कैजुअल टोन में बोल रहा है। वो ड्यूक को स्कोल्ड करता है कि अपने कैप्टन की रिस्पेक्ट करे, लेकिन ड्यूक कहता है कि उसके लिए सिर्फ योकी ही ट्रू लीडर है। थोड़ी देर बाद आयरीन नाम की एक एल्फ आती है और ड्यूक से ड्यूटी पर लौटने को कहती है। एल्फ को देखकर योकी शॉक हो जाता है। ड्यूक आयरीन से सेल की कीज मांगता है और पूछता है कि क्या रेवन ने योकी की इनोसेंस वेरीफाई कर ली है। आयरीन हाँ में सिर हिलाती है और कीज दे देती है। वो ये भी बताती है कि योगा योकी से अपोलोजाइज करना चाहता है, क्योंकि उसने गलत एक्यूजेशन लगाया था। जेल से बाहर आने के बाद योगा योकी के इनविटेशन पर फैंसी रेस्टोरेंट जाता है। वहां ह्यूज फीस्ट सजी होती है और योगा उसका वेट कर रहा होता है। वो स्माइल करते हुए योकी को खाने को कहता है। थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग के बाद योकी बैठकर खाना शुरू करता है। जल्दी ही योगा योकी और रेवन के साथ सारा खाना खत्म कर देता है। खाने के बाद योगा बताता है कि उसे नहीं पता था कि योकी रेवन का फ्रेंड है। रेवन गुस्से में योगा को डांटता है और योगा बताता है कि उसकी गलती पर उसे बहुत सुनाया गया था। फिर योगा टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि सिसिलिया के साथ उसका रिलेशन क्या है। योकी कहता है कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर योगा को रिस्पेक्ट महसूस होती है कि वो आइस कोल्ड प्रीस्टेस से दोस्ती कर पाया। अचानक योगा एडवाइस मांगता है और बताता है कि वो सिसिलिया के करीब जाना चाहता है। योकी अपने लव राइवल की हेल्प नहीं करना चाहता, इसलिए वो बात रेवन पर डाल देता है। रेवन कुछ बोलने से मना कर देता है और मकाना से बात करने की सलाह देता है। योगा मना कर देता है और कहता है कि मकाना सिसिलिया से नफरत करती है। योकी हैरान होता है। योगा बताता है कि डेंजरस सिचुएशन में मकाना सिसिलिया को छोड़ने को तैयार थी। सब शॉक्ड हो जाते हैं। योगा कहता है कि सिसिलिया लकी थी जो जिंदा बच गई। योकी बीच में रोकता है और कहता है कि डीमन ने यह आइडिया दिया था, मकाना ने नहीं। योगा गुस्से में कहता है कि उसने मना किया था, लेकिन मकाना ने उसे कन्विंस किया। योकी बताता है कि मकाना को गिल्ट हुआ था और वो रोई भी थी। ये सुनकर योगा शॉक हो जाता है, लेकिन मानता नहीं। योगी याद दिलाता है कि फाइनल डिसीजन योगा का था। योगा चुप हो जाता है और रियलाइज करता है कि गलती उसकी थी। रेवन उसे कंसोल करता है, लेकिन योकी उसे कावर्ड कह देता है और कहता है कि वो ब्लेम दूसरों पर डाल रहा है। ये सुनकर योगा रो पड़ता है। बाद में वो अपोलोजाइज करता है और बताता है कि मकाना उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो हमेशा उसे सपोर्ट करती थी। अब उसे गिल्ट होता है कि उसने फ्रेंडशिप बिट्रे कर दी। योकी उसे सजेस्ट करता है कि मकाना से डांट खा ले, क्योंकि जो केयर करता है वही स्कोल्ड करता है, और योगा लकी है कि मकाना जैसी फ्रेंड उसके पास है। योकी की सजेशन सुनकर युगा को थोड़ी होप मिलती है और वो योकी को थैंक्स बोलता है। योकी को हीरो की चाइल्डिश हरकतें फनी लगती हैं और रेवन धीरे से उसे बताता है कि वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। इसके बाद सब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और योकी सिसिलिया से मिलने जाने के लिए मुड़ता है। तभी युगा उसे रोककर मकाना के हाउस चलने के लिए बोलता है। मॉरल सपोर्ट के लिए योकी अनचाहे ही वहां तक ड्रैग हो जाता है। मकाना के घर पहुंचकर युगा उसे साथ आने के लिए थैंक्स बोलता है और अकेला अंदर चला जाता है। योकी और रेवन बाहर वेट करते हैं। दोनों उसे गुड लक विश करते हैं, लेकिन युगा गलती से मकाना के रूम में घुस जाता है जब वो क्लोथ चेंज कर रही होती है। उसकी डर से भरी स्क्रीम्स बाहर तक सुनाई देती हैं और योकी रेवन समझ जाते हैं कि युगा ने फिर से मैस कर दिया है। युगा सिचुएशन इग्नोर करके मकाना के शोल्डर्स पकड़कर अपोलोजाइज करने लगता है। मकाना शॉक में होती है। युगा मान लेता है कि उसने बहुत गलत किया है। मकाना बोलती है कि वो अभी भी गलत ही कर रहा है, लेकिन युगा रुकता नहीं है। वो मानता है कि सिसिलिया को छोड़ने का ब्लेम मकाना पर डालना उसकी गलती थी। ये सुनकर मकाना शांत हो जाती है। युगा दिल से सॉरी बोलता है, जिससे मकाना कंफ्यूज हो जाती है। तभी युगा उसे पनिशमेंट के तौर पर वो मैजिक वॉन्ड उठाकर युगा को शॉक देने लगती है। युगा दर्द से चिल्लाता है और योकी उसे मकाना के हवाले छोड़कर चला जाता है। घर लौटते वक्त उसे फिर वही ओल्ड फॉर्चून टेलर मिलती है। इस बार योकी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो फॉर्चून टेलिंग में बिलीव नहीं करता। उसके जाने के बाद फॉर्चून टेलर क्रिस्टल बॉल देखकर सोचती है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुड काम किया कि उसका लक अचानक बदल गया। आगे चलते हुए योकी बेकरी के रियल ओनर से मिलता है, जो अपने भाई के खराब बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और फ्री कपकेक्स का बैग देती है। फिर कुछ मिस्टीरियस बॉडीगार्ड्स के साथ एक बटलर और एक यंग बॉय मिलते हैं।
बटलर थैंक्स बोलता है क्योंकि योकी ने उसके यंग मास्टर की हेल्प की थी। योकी को याद आता है कि उसने उस किड के लिए स्क्यूअर खरीदा था। बटलर सॉरी बोलता है और थैंक्स में फ्रेश स्क्यूअर्स का बैग देता है। इतने सारे गुडीज के साथ योकी आखिरकार सिसिलिया की मैंशन पहुंचता है। वहां हैप्पीनेस गुस्से में मिलती है और लेट होने का रीजन पूछती है। योकी शर्माते हुए सॉरी बोलता है और सिसिलिया के रूम में जाता है। वो फूड बैग्स देता है। सिसिलिया टी बनाने का डिसाइड करती है। योकी सोचता है कि मेड को क्यों नहीं बुलाया। सिसिलिया प्राउडली बोलती है कि वो अपना टी और फूड खुद बना सकती है। टी के साथ योकी हैप्पीनेस और रेवन की नई फ्रेंडशिप के बारे में बताता है और ये भी कि वो बाकी हीरो पार्टी मेंबर्स से दोस्त बन गया है। तभी अचानक यूगा डोर तोड़कर अंदर आता है। वो पुराने इंसिडेंट के लिए अपोलोजाइज करता है और स्कोल्ड करने को बोलता है। मकाना पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है। तब सबको पता चलता है कि सिसिलिया योकी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मकाना सिसिलिया से इंटरप्ट करने के लिए सॉरी बोलती है। रेवन भी अंदर आता है। योकी प्राइवेसी देने के लिए बाहर चला जाता है। मकाना सिसिलिया को छोड़ने के लिए सॉरी बोलती है। सिसिलिया एम्बैरस हो जाती है। रेवन और यूगा भी मानते हैं कि वो सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। सिसिलिया उन्हें रीअश्योर करती है और बोलती है कि उसने सबको फॉरगिव कर दिया है। वो बताती है कि डीमन लॉर्ड के सामने हीलिंग पावर के बिना फाइट करना आसान नहीं था। पार्टी ने वर्ल्ड बचाने के लिए टफ चॉइस लिया था, इसलिए वो किसी को ब्लेम नहीं करती। मकाना रिलीफ फील करती है और थैंक्स बोलती है। बाकी हीरोज भी हंसते हैं। बाद में सिसिलिया योकी के साथ वॉक पर जाती है। वो पूछती है कि अपॉलॉजी के पीछे वो था। योकी मान लेता है और बोलता है कि वो बस हीरोज को फिर से साथ लाना चाहता था, क्योंकि ग्रुप टूटने की वजह वही था। सिसिलिया योकी को थैंक्स बोलती है। सिसिलिया थोड़ी थॉटफुल हो जाती है और खुश महसूस करती है कि योकी उसके फ्रेंड्स और फैमिली के और करीब आ रहा है। योकी उसका थैंक्स एक्सेप्ट करता है और उसी मौके पर उसे अपना प्रेजेंट देता है। सिसिलिया गिफ्ट लेकर खोलती है, तब योकी याद दिलाता है कि वो इसे उनकी डेट के टाइम खरीदना चाहता था। वो थोड़ा हेजिटेट करके पूछता है कि क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगी। सिसिलिया स्माइल करती है और प्रॉमिस करती है कि वो इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। ये सुनकर योकी की स्माइल और ब्राइट हो जाती है और वो सिसिलिया को थैंक्स बोलने लगता है, जबकि गिफ्ट उसी ने खरीदा था। कुछ दिनों बाद योकी और सीक सिसिलिया के साथ एक डिजास्टर से अफेक्टेड विलेज की तरफ ट्रैवल करते हैं। कैरेज में बैठकर योकी थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि सीक थर्ड व्हील बनकर साथ आ गया था और वो सिसिलिया के साथ अलोन टाइम चाहता था। सिसिलिया दोनों से अपोलोजाइज करती है। तभी रास्ते में कैरेज जोर से हिलता है, जिससे सिसिलिया को उल्टी जैसा फील होता है। योकी वरिड हो जाता है। सिसिलिया बताती है कि लंबा जर्नी होने की वजह से उसे नॉशियस लग रहा है। सीक उसे पिक्सी टेक्निक से बना सीक्रेट पोशन देता है। पोशन पीते ही सिसिलिया बेटर फील करने लगती है। सीक स्मगली अपनी यूजफुलनेस पर ब्रैग करता है। योकी और सीक की नोकझोंक देखकर सिसिलिया खुश होती है कि मिशन के दौरान उसे अच्छी कंपनी मिलेगी। थोड़ी देर बाद वो विलेज पहुंचते हैं, जो बैंडिट्स के अटैक से डैमेज हो चुका होता है। विलेज चीफ सिसिलिया को ग्रीट करता है और उसके कंपेनियंस के बारे में पूछता है। सिसिलिया बताती है कि योकी और सीक दोनों एक्सीलेंट हीलर्स हैं जो हेल्प के लिए आए हैं। ओल्ड मैन उन पर भरोसा करता है और उन्हें शेल्टर में ले जाता है। वहां तीनों मिलकर इंजर्ड लोगों को हील करते हैं। काम करते वक्त योकी देखता है कि सिसिलिया कितनी खुशी से हील कर रही है और उसे उसके हार्ड वर्क पर प्राउड फील होता है। चीफ भी यही बात कहता है। योकी उसकी थिंकिंग की तारीफ करता है, फिर इंजर्ड लोगों की बात करता है। वो सोचता है कि अटैक में कोई मरा क्यों नहीं। चीफ बताता है कि बैंडिट्स अचानक भाग गए थे क्योंकि एक स्ट्रेंज आदमी कहीं से आकर उन पर अटैक करने लगा था। योकी कंसर्न्ड हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि सिसिलिया थक चुकी है। वो उसे रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी योकी स्पेल यूज करके उसे सुला देता है। विलेजर्स घबरा जाते हैं कि कहीं उसने अटैक तो नहीं किया। योकी एक्सप्लेन करता है कि उसने सिर्फ उसे सुलाया है और उसे बेड पर लेटा देता है। कुछ टाइम बाद सिसिलिया उठती है और गुस्से से योकी को देखती है। योकी सॉरी बोलता है और कहता है कि उसने उसकी बॉडी के लिए ऐसा किया था, क्योंकि बिना एनर्जी हील करने से नुकसान हो सकता था। सिसिलिया शांत हो जाती है, लेकिन बोलती है कि आगे से बिना कंसेंट ऐसा न करे। योकी प्रॉमिस करता है और बताता है कि बाकी सब हील हो चुके हैं। सिसिलिया स्माइल करती है और थैंक्स बोलती है, जिससे योकी टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तभी विलेज चीफ आता है और सिसिलिया की हालत पूछता है। फिर वो टील नाम की लड़की के बारे में बताता है, जो विलेज के बाहर रहती है और क्रॉनिक इलनेस की वजह से हमेशा बेड पर रहती है। सिसिलिया उसे देखने के लिए रेडी हो जाती है। टील के घर पहुंचकर वो उसे बेड पर बुक पढ़ते हुए पाते हैं। सिसिलिया कंडीशन चेक करने आती है। टील को खांसी आती है। सीक उसे पिक्सी मेडिसिन देता है। पहले वो हेजिटेट करती है, लेकिन योकी उसे भरोसा दिलाता है। दवा पीते ही उसे बेटर फील होता है। टील थैंक्स बोलती है और मानती है कि डेटी ने उसकी प्रेयर सुनी है। वो स्टैचू और बैंडिट्स वाले इंसिडेंट की स्टोरी सुनाने लगती। टील बताती है कि एक बार वो वुल्फ्स के ग्रुप से घिर गई थी
तब उसने देखा कि डीमन स्टैचू डार्क पावर से चमकने लगी और आसपास के सारे वुल्फ्स खत्म हो गए। टील को लगता है कि ये उसकी डीटी ने किया, लेकिन योकी और सिसिलिया दोनों को स्ट्रेंज डेमोनिक पावर को लेकर चिंता होने लगती है। टील सब बच्चों को डीटी स्टैचू के पास ले जाती है। पास जाकर सबको पता चलता है कि वो स्टैचू एक डरावने डीमन की है। टील किसी को भी अपने प्यारे डीटी के खिलाफ बोलने नहीं देती, लेकिन उसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। सिसिलिया उसे सहारा देकर घर की तरफ ले जाती है, जबकि योकी डीमन स्टैचू को ध्यान से देखता रहता है। वो बताता है कि ये स्टैचू असल में उसके होम एरिया का गारगोयल है। तभी अचानक वो डीमन जिंदा हो जाता है, जैसे उसकी बात सही साबित कर रहा हो। योकी जल्दी से गारगोयल के अटैक से बचता है। सीक ऊपर से किक मारकर गारगोयल को एक ही मूव में गिरा देता है। योकी गारगोयल को बोलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो मरने के लिए तैयार है। सीक उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन योकी रोक देता है। अब गारगोयल को समझ आता है कि उसकी जान खतरे में नहीं है। योकी बोलता है कि अटैक गारगोयल ने पहले किया था, इसलिए गारगोयल माफी मांगता है। योकी माफी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन पूछता है कि वो इतने दूर विलेज में क्या कर रहा है। गारगोयल बताता है कि उसे श्राइन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन बैंडिट्स ने श्राइन लूट लिया और उसे अपने साथ ले गए। वापसी में उन्होंने विलेज पर अटैक किया। इससे गुस्से में आकर गारगोयल ने सारे बैंडिट्स को हरा दिया। विलेजर्स ने डीमन को अपने अटैकर्स को हराते देखा तो उसे अपने विलेज में जगह दे दी और लोकल डीटी बना लिया। टाइम के साथ विलेजर्स उसे भूल गए, लेकिन टील उसकी स्टैचू को साफ करने आती रही, क्योंकि बैंडिट्स फिर से विलेज पर अटैक करने लगे थे। गारगोयल ने उसकी केयर के बदले उसकी प्रोटेक्शन की। योकी समझ जाता है कि गारगोयल विलेजर्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। गारगोयल भी कहता है कि वो अकेले रहता है और किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। ये सुनकर योकी उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलता है और सीक को साइड में लेकर प्राइवेट बात करता है। उस रात बाद में योकी सिसिलिया के साथ वापस वॉक करता है। सिसिलिया हंसती है कि सीक इतनी जल्दी सो गया। असल में योकी ने जानबूझकर पिक्सी को भेज दिया था ताकि वो सिसिलिया के साथ अकेले टाइम बिता सके। सिसिलिया नोटिस करती है कि योकी कुछ सोच रहा है और पूछती है कि क्या वो वरिड है। योकी अपनी बात छुपा लेता है और गारगोयल के बारे में सोचने की बात कहता है। सिसिलिया को डीमन पर भरोसा करने में हेजिटेशन होती है, लेकिन योकी उसे रीएश्योर करता है कि गारगोयल पीसफुल है। ये सुनकर सिसिलिया रिलैक्स हो जाती है। योकी भी अग्री करता है, लेकिन फिर उसे समझ नहीं आता कि अब क्या बोले। वो सिसिलिया को चुपचाप देखता है और कुछ देर के लिए सब भूल जाता है। तभी सिसिलिया ट्री रूट से ठोकर खा जाती है और योकी उसे पकड़ लेता है। दोनों को एहसास होता है कि वो कितने पास आ गए हैं। शर्मिंदा होकर दोनों अलग हो जाते हैं और योकी पोलाइटली उसे संभलकर चलने को कहता है। आगे बढ़ते ही विलेज से अलार्म की आवाज आती है, क्योंकि बैंडिट्स फिर से अटैक कर देते हैं। बैंडिट्स सीज शुरू करते हैं और योकी बाकी सब उनके सामने आ जाते हैं। बैंडिट्स पहले बच्चों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन सीक बिना मेहनत कई बैंडिट्स को हरा देता है तो सब चौंक जाते हैं। सिसिलिया भी सीक की स्ट्रेंथ देखकर सरप्राइज हो जाती है। योकी प्राउडली बोलता है कि वो उसका सर्वेंट है। फिर वो भी फाइट में कूदता है और कई बैंडिट्स को गिरा देता है। एक बैंडिट चुपके से सिसिलिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योकी उसे देख लेता है और तुरंत हरा देता है। तभी सब देखते हैं कि गारगोयल स्टैचू की तरफ से स्मोक उठ रहा है। योकी सीक को गारगोयल देखने भेजता है और खुद सिसिलिया के साथ बचे हुए बैंडिट से लड़ता है। सीक के जाने पर बैंडिट सोचते हैं कि अब ये दोनों किड्स उन्हें नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन योकी पावरफुल टॉर्नेडो स्पेल से सबको उड़ा देता है। बैंडिट्स हार जाते हैं, लेकिन सीक वापस नहीं आता। योकी सिसिलिया के साथ गारगोयल स्टैचू की तरफ जाता है। वहां टील इंजर्ड गारगोयल को संभाल रही होती है और एक स्ट्रेंज आदमी सीक को कॉलर से पकड़े होता है। योकी को देखते ही वो आदमी सीक को ऐसे फेंक देता है जैसे बोरी हो। वो आदमी एरोगेंस से योकी को टॉन्ट करता है। सिसिलिया बताती है कि वो आदमी मिलर है, जो दूसरे एम्पायर का हीरो है। योकी को हैरानी होती है कि एक से ज्यादा हीरो भी होते हैं। सीक उठने की कोशिश करता है। सिसिलिया उसे रेस्ट करने को बोलती है और पूछती है क्या हुआ। सीक बताता है कि उसने मिलर को गारगोयल पर हमला करते देखा था। उसने टील और गारगोयल को बचाने की कोशिश की, लेकिन मिलर गारगोयल को छोड़कर सिर्फ उसी पर अटैक करना शुरू कर दिया था। अभी मिलर सीक का मजाक उड़ाता है कि वो एक गारगोयल को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो इंजर्ड डीमन की तरफ बढ़ता है, लेकिन योकी उसे रोक लेता है। मिलर कहता है कि वाइल्ड डीमन को मारना नॉर्मल है, लेकिन योकी याद दिलाता है कि गारगोयल सिर्फ एक इनोसेंट लड़की को बचा रहा था। फिर भी मिलर नहीं रुकता और अटैक कर देता है। योकी मैजिक बोल्ट चलाता है, लेकिन मिलर की सोर्ड उसे रोक लेती है। योकी शॉक हो जाता है। सिसिलिया बताती है कि मिलर के पास मैजिक ईटर सोर्ड है, जो उसकी सारी मैजिक को काउंटर कर देती है। मिलर हंसते हुए गारगोयल का एक आर्म काट देता है। सिसिलिया वांट करती है कि वो नेबरिंग नेशन को प्रोवोक कर रहा है, लेकिन मिलर कहता है कि वो वॉर चाहता है ताकि एनिमी सोल्जर्स को मार सके।
सिसिलिया समझ जाती है कि मिलर एक मॉन्स्टर है और योकी उसे हराने की तैयारी करता है। वो लगातार मैजिक अटैक्स करता है लेकिन मिलर सब ब्लॉक करता रहता है। सबको डर लगता है कि योकी की माना खत्म हो जाएगी। वो ब्लेजिंग प्लाज्मा स्पेल चलाता है लेकिन सोर्ड उसे भी अब्सॉर्ब कर लेती है। बच्चे होप खोले लगते हैं लेकिन योकी रुकता नहीं। मिलर हंसता है, तभी उसकी सोर्ड में क्रैक्स आने लगते हैं। योकी बताता है कि वेपन लिमिट पर पहुंच गया है। थोड़ी देर में सोर्ड टूट जाती है और मिलर बेबस हो जाता है। योकी उसे एक पंच में गिरा देता है लेकिन मिलर चुपके से गार्गोइल पर प्रोजेक्टाइल फेंक देता है। योकी गार्ड डाउन होने से डीमन को बचा नहीं पाता। तभी टील कूदकर डीमन को बचाती है। सिसिलिया तुरंत टील को हील करती है। मिलर हंसता है और एरो चला देता है जो बड़े अटैक में बदल जाता है। योकी सबको बचाते हुए अटैक ब्लॉक करता है और मिलर भाग निकलता है। अपने दोस्तों को इंजर्ड देखकर योकी खुद पर गुस्सा करता है और उसका ट्रू डिमोनिक फॉर्म बाहर आ जाता है। सिसिलिया उसके लिए वरिड हो जाती है। योकी फॉरेस्ट में उड़कर मिलर को ढूंढता है और उसे आसानी से हरा देता है। वो कहता है कि मिलर के क्राइम्स ने उसका फेट तय कर दिया है और उसे पेड़ों के बीच फेंक देता है। मिलर शॉक में होता है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाता। योकी फिर पीछे आकर उसे पकड़ता है और गले पर ग्रिप कस देता है। मिलर को किलिंग का थ्रिल आता है लेकिन सिसिलिया का चेहरा याद आते ही योकी होश में आ जाता है। वो मिलर को लेक में गिरा देता है और ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है। घर पर सिसिलिया उसे हील करती है और सुरक्षित देखकर रो पड़ती है। अगले दिन बच्चे सोचते हैं गार्गोइल के लिम्स कैसे ठीक करें। टील मनोरवा ले जाने को कहती है लेकिन डीमंस अलाउड नहीं है। योकी हंसकर बताता है कि उसने गार्गोइल को अर्थ स्टैचू बना दिया है ताकि सिक्योरिटी से निकल सके। बाद में सब सिसिलिया के घर लौटते हैं जहां टील मेड बनती है लेकिन सिसिलिया गार्गोइल स्टैचू को घर में रखने से मना कर देती है जिससे टील का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो जरूर देखो।